मेरा ख्याल जमानत भी शायद वो इंडियन नेशनल लोकदल के लोग अपने किसी कैंडिडेट की ना बचा पाए। दलित वर्ग का आदमी अरबों में खेलता है, उसको किस बात का आरक्षण। मैं नहीं कहता दुष्यंत को वोट डालें, जो बात आज हमने कही है वो रिकॉर्डेड हो और वो बात बढ़िए की बई की तरह 5 वर्षों के बाद लोगों के सामने रख के फिर अगली बात। सच कहूं में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कक्कर। चूंकि कुछ बातें इतिहास में दर्ज हो जाती हैं और 2018 में कुछ ऐसी ही बातें हरियाणा के इतिहास में दर्ज हुई हैं। अक्टूबर की गोहाना रैली से एक विवाद पैदा हुआ और इनेलो जो है दो फाड़ हुई पार्टी, और अब नई पार्टी जो गठन हुआ जजपा का, उस पार्टी के गठन के 5 महीने बाद आज लोकसभा चुनावों की दहलीज पर पार्टी आ गई है। और उस बाबत बात करने के लिए पार्टी प्रदेश इकाई के अध्यक्ष निशान जी हमारे साथ हैं। निशान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच कहूं के इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। निशान जी, पहला सवाल यही है कि 5 महीने जस्ट फॉर्मेशन के बाद आप इलेक्शन में उतरने वाले हैं। लोकसभा के इलेक्शन अब बिल्कुल सिर पर आन खड़े हुए हैं। कैसी तैयारी है पार्टी की? पार्टी की तैयारियां बहुत बढ़िया हैं और मैं मान के चलता हूं कि हरियाणा के लोग दुष्यंत जी की छवि को पसंद करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। देखिए, जजपा जो है वो पारिवारिक विवाद के बाद एक पार्टी का रूप धारण किया। आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी, अब दोनों का गठबंधन हो गया है, दोनों नई पार्टियां हैं। लोग किस तरह से भरोसा करें आप पर? क्या विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को? देखिए, जननायक जनता पार्टी तो प्रमाणित है। उपचुनाव एक जनमत होता है, रेफरेंडम होता है, और उपचुनाव ने दुष्यंत जी को इस तरीके से जो है ना वोट करने का काम किया है कि 38,000 के करीब वोट उस उपचुनाव में आया। मात्र 50 दिन पुरानी पार्टी थी हमारी, और वो एक प्रमाण है हमारे पास। वैसे भी दुष्यंत जी की छवि के बारे में लोहा मानते हैं लोग। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी आप देखिए आंदोलन से निकली है, अन्ना के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। अन्ना के सेवक के तौर, साथी के तौर पे, असिस्टेंट के तौर पे काम किया केजरीवाल साहब ने। और उन्होंने सरकार बनने के बाद पहले तो ये देखिए कि 70 में 67 सीटें आना कोई छोटी बात नहीं। सरकार पूर्ण सरकार नहीं है, पुलिस उनके पास नहीं है, फिर भी इतने अच्छे रिजल्ट दिए 2 चीज़ों पे खास करके, शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा के मामले में जैसे कॉन्वेंट स्कूल हों ऐसे प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स में माहौल देने का काम किया है। कम फीस में बच्चों की पढ़ाई होती है। चिकित्सा के मामले में बाहर के लोग आते हैं, बाहर के मुल्कों के, कि कैसा है दिल्ली का मॉडल, वो देखने। एक गुजरात मॉडल था कि माइनॉरिटी को मारो और मेजॉरिटी से वोट लेकर के राज बढ़ाओ, यही था गुजरात मॉडल। एक दिल्ली मॉडल है जहां चिकित्सा के मामले में मोहल्ला क्लिनिक के नाम से उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। फ्री मेडिकल सर्विसेज हैं, फ्री मेडिसिन है। ऐसा तो किसी प्रदेश के अंदर मिलता ही नहीं है। ये 2 विचारधारा इकट्ठी हुई हैं जो परिवर्तन लेकर के आना चाहती हैं राजनीति में। तो मैं मान के चलता हूँ लोग अडॉप्ट करेंगे और पूर्ण समर्थन करेंगे दोनों पार्टियों का। ये बात काफ़ी निकल कर आ रही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना किला बचाए रखना चाहती है और उसे हरियाणा और पंजाब में पार्टी को एक्सपेंड करना है, इसलिए वो जजपा के साथ आई है। इस गठबंधन से ज़्यादा फायदा आपको होगा या जजपा को होगा? देखिए, जब मिलकर के चलते हैं फिर 2 नहीं होते, फिर 1 1 2 11 हो जाते हैं। हमारी विचारधारा है कि हम दोनों मिलकर के लड़ेंगे, बिना किसी भेदभाव के लड़ेंगे, दोनों को लाभ होगा। और गठबंधन का तो ज़माना है भाई, टाइम है। माननीय मुख्यमंत्री जी टोहाना आकर के कह के गए थे कुछ दिन ही पहले कि गठबंधन तो कमज़ोर लोग करते हैं, और सेम डे शाम को जाकर के अकाली दल के साथ किया हरियाणा में। और 3 दर्जन से भी ज़्यादा 41 के करीब पार्टीज़ हैं जिनके साथ मोदी जी का भाजपा का गठबंधन है। गठबंधन का टाइम है मिल करके लड़ने का। कभी भाजपा और कांग्रेस हुआ करती, अकेले लड़ा करते, अकेले गवर्नमेंट बनती थी, लेकिन आज लोगों को मिल करके, लोगों को साथ लेकर के चलना होता है, तब जाके अच्छे रिजल्ट आते हैं। अभी आपने दिल्ली मॉडल की बात की। नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल के दम पर सत्ता में आए, केंद्र की सत्ता में आए, और दुष्यंत चौटाला अक्सर जो हैं वो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। क्या मानते हैं प्रदेश को अब आगे कौन सा मॉडल बढ़ाएगा? मैंने कहा कि गुजरात मॉडल तो सिर्फ नाम का था, मॉडल कुछ नहीं था, विकास का मॉडल नहीं था। वो तो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को मार करके मेजॉरिटी को खुश करो और राज बनाओ, सत्ता बनाओ। वहाँ से आए थे, जुमलेबाजी थी, और आज भी वही है। दिल्ली मॉडल वास्तविक रूप में आपके सामने खड़ा है।
आप शिक्षा और चिकित्सा के मामले में चलें, और इससे और बढ़ कर के जो वाटर सप्लाई की बात है, जल आपूर्ति की बात है, वहाँ भी उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए। कहाँ ठेकेदारियाँ होती थी, लोगों को जो है ना ब्लैकमेल होना पड़ता था, पानी ब्लैक में बिकता था, आज वो सारी चीज़ें उन्होंने सॉल्व की है। और दुष्यंत जी तो कहते हैं कि जो दिल्ली मॉडल है, जो केजरीवाल साहब ने तैयार किया है, हम उसका हरियाणा के अंदर अनुसरण करेंगे। तो दोनों एक दूसरे के पूरक लगते हैं, दोनों युवा हैं, दोनों की नीति साफ है, स्वच्छ छवि के मालिक हैं। आज आप दुष्यंत जी के सामने कोई भी हरियाणा का भाजपा कांग्रेस का नेता खड़ा करके तो देखें, ढूंढने से भी एक दाग शायद दुष्यंत जी की छवि में नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ छलनी की तरह सैकड़ों छेद हैं। और ऐसे में कहूँगा केजरीवाल साहब को, खुला बोलने वाला व्यक्ति है और सांप्रदायिकता के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है। ये कहा है खुले तौर पे कि कितने लोगों को और मार करके आप राज बनाने का काम करेंगे, आप अच्छे काम करें, सांप्रदायिकता छोड़ें। तो ऐसे विचारधारा के लोग देश के प्रति हमेशा अच्छे साबित होते हैं। अभी गत दिनों करनाल के आईटीआई में पूरे प्रदेश ने देखा किस तरह से छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की और उन्हें लाठीचार्ज के द्वारा पिटाई की गई। आपने खास तौर पर मुख्यमंत्री को इस मामले में घेरा। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री की जो है स्थिति कंट्रोल करने की क्षमता पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं? चूँकि अभी इतिहास पिछले 4 सालों में हरियाणा में एक ऐसा बना है जिसमें स्थितियां कंट्रोल करने में सरकार नाकाम रही है। 3 बार आग में हरियाणा को जलाने का काम किया गया और मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेलियर साबित हुए। अब तो शर्म की बात है कि आईटीआई की छात्राओं को किस तरीके से पीटा गया है। कहाँ तो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहाँ उन बेटियों को इस तरीके से बर्बरता से मारने का पुलिस काम कर रही है। मैं तो कहता हूँ इसकी हम पूरी निंदा करते हैं इस सारे कांड की, और इसकी जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को रिज़ाइन करना चाहिए। जिस तरीके से प्रदेश की बेटियों को ये बर्बरता से मारने का काम किया, बेइज्जत करने का काम किया, दफ्तर में घुस कर के जाकर के मारने का काम किया। बच्चे तो कह सकते हैं कि लड़के हैं, वो यंग लड़के कोई ना कोई गलती कर सकते हैं, लेकिन बच्चियों की क्या गलती थी? तो हम तो बार बार ये कहते हैं कि उसकी जांच हो और मुख्यमंत्री रिजाइन करें। जजपा और आम आदमी पार्टी का अब जो गठबंधन हुआ है, मुख्य तौर पर क्या एजेंडा रहेगा? किस एजेंडे के साथ आप लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे? पहले विकास का एजेंडा, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, ये मान के चलें, शिक्षा है, चिकित्सा है, वाटर सप्लाई है, कानून व्यवस्था की बात है, रोजगार की बात है, बच्चों की, किसान की बात है, कमेरे की बात, इन सभी उनका जीवन कैसे बेहतर बनाया जा सके, उनको कैसे नए आयाम दिए जा सकें। और दूसरी बात है कि इस सांप्रदायिकता को जड़ मूल से ख़त्म करना हरियाणा में। जिस तरीके से ये गऊ और गीता की बात है, धर्म और जाति की बात है, मज़हब की बात है, क्या मतलब है राजनीति से इन चीज़ों का? जिसका जो धर्म है उसको अपनाए, उसका पालन करे, बहुत अच्छी बात है। गऊ अगर पैदा करते हैं, गऊ की सेवा करते हैं, हम लोग करते हैं, गांव का किसान करता है, किस मोदी की यहाँ गऊ बंधी हुई है? तो ये राजनीति में इन चीज़ों को संप्रदाय को ले आकर के जब चुनाव आता है तो अयोध्या में मंदिर बनाने की याद आ जाती है। जब चुनाव आता है 370 ख़त्म कर देंगे, 65 ख़त्म कर देंगे, तब याद आती है। मैं कहता हूँ कि महबूबा मुफ्ती के साथ 3.5 साल सरकार एंजॉय करके जो पूरी तरह से अलगाववादियों की पक्षधर है, और आज वो ये लोग कहते हैं कि 370 ख़त्म करने, उससे भी बदल जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मोदी जी कहीं भी जुबान के धनी नहीं है। ऐसा पहला प्रधानमंत्री आया जो अपनी बात को जुमलेबाजी के तौर पे कहता है और कहीं अपनी बात पे खड़ा होने का प्रमाण उसने नहीं दिया। अब मान के चलो कि देश के करोड़ों गरीब लोगों को, जिनको ये कहा कि जन धन योजना के तहत आपके खाते खुलवाऊंगा और आपके खातों में जो काले धन का पैसा आएगा 15-15 लाख डालने का काम करूंगा, उनसे खिलवाड़ किया। गऊ को गरीब का नाम देते हैं हम, गऊ और गरीब को गऊ कहते हैं कि गरीब का कोई बस नहीं होता, वो मोदी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता सिवाय वोट डालने के। मैं ये कहूँगा अगर उस देश के गरीब को गुमराह किया है, वायदा खिलाफी की, तो इसे भद्दा मजाक किया है, तो कहीं भी मोदी जी को नहीं बख्शना चाहिए और मोदी जी की बात पे कहीं विश्वास नहीं करना चाहिए। ओनली और ओनली जुमलेबाजी है। अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो चुनाव चिन्ह पार्टी के विभिन्न पार्टियों के हैं वही उसी की माला पहनाकर उनके माला जो है बनाकर गले में पहना दी जाए।
तो ये साफ तौर पर जजपा की ओर भी इशारा था और कई अन्य पार्टियों की ओर भी था। आपका कमेंट क्या रहेगा इस पर? इशारा नहीं था, मुख्यमंत्री जी की वीडियो क्लिप अब इस फ़ोन में भी है, मैं आपको सुना सकता हूं। उन्होंने ये कहा कि जिसका जो चुनाव चिन्ह है उसकी माला बना करके उसके गले में डाल दो। जैसे झाड़ू वालों की झाड़ू की माला बना के डाल दो, चप्पल वालों की चप्पल की माला बना करके डाल दो, और हाथ वालों की हाथ की माला बना करके डाल दो। हमारा कमल का फूल है उसकी माला डाल दो। मैं ये कहूँगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री सभ्यता से इतना दूर चला गया, इतनी मर्यादा को भंग कर दिया कि जूतों की माला कहता है कि डाल दो। मैंने उनका जवाब दिया था कि उनको मर्यादा में रह करके बात करनी चाहिए। चप्पल गरीब का पहरावा है, गरीब की ज़रूरत है, रोज़ की वो इस्तेमाल करता है। हम उस चप्पल को, हमें सिंबल जो दिया है ये चुनाव आयोग ने दिया है, तो मैं तो ये कहूँगा कि चुनाव आयोग की भी वो वायलेशन कर रही है। मैंने ये भी कहा था कि ये कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कर रहे हैं। हम लोग जाएंगे चुनाव आयोग में, कंप्लेंट करेंगे इस बात की। अगर मुख्यमंत्री प्रदेश का ऐसी बात करता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे को कैसे समझाएंगे? तो कहने का मतलब ये है कि इसको जो है ना, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इस तरीके की भद्दी जो बात उन्होंने कही है, भद्दा मजाक किया है। हम तो उस चप्पल को चौधरी देवीलाल की खड़ाओं मान करके, श्री रामचंद्र जब वनवास गए थे 14 वर्ष इस खड़ाओं ने राज किया था, उसको सम्मानित मानते हैं। चुनाव आयोग ने हमें दिया और हमें खुशी है इस बात की, और वो कहते कि गले में डाल दो। तो इसलिए मैं उसकी निंदा भी करता हूँ। पहले भी मैंने जवाब दिया था उनको कि ऐसा उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, कम से कम अपनी उसकी गरिमा को देखें। आपको लगता है कि इनेलो से अलग होने के बाद या नई पार्टी के फॉर्मेशन के बाद अब जाट जो बिरादरी है उनके वोट में अब इधर उधर भी सेंध लगेगी या वहाँ एकजुटता नहीं रहेगी? मैं ये मान के चलता हूँ कि दुष्यंत नौजवान है। 26 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद उन्होंने जो जाकर के वहाँ किया है लोकसभा के अंदर, सबसे बेस्ट पार्लियामेंटेरियन तो बने ही बने, बेस्ट एमपी बने। और फ्यूचर लीडर जो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, जैसे आप जैसी किसी एजेंसी ने सर्वे किया उसमें 29वां स्थान उन्होंने प्राप्त किया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रेज करने वाले वो थे। गाँव को वाईफाई करना, ये कहीं लंदन में ये बातें सुनते थे कि गाँव वाईफाई है, और यहाँ पासपोर्ट ऑफिस बनाना। और ये मान के चलें कि जो चौधरी देवीलाल ने ट्रैक्टर को किसान का गड्ढा डिक्लेयर किया हुआ था, उसको जब कमर्शियल श्रेणी में सरकार लेकर के आई तो सरकार को वादे किया और 1 हफ्ते के अंदर वो आदेश सरकार को वापस लेना पड़ा। जितने काम उन्होंने किए एक 26 साल की उम्र एक युवा ने, तो मैं मान के चलता हूँ लोगों का विश्वास है उनके ऊपर। बरादरी की बात नहीं है, जाट तो उसको बिल्कुल ही अपना मानता है। उसके अलावा भी 36 बरादरी और 36 बरादरी का युवा, आज सबसे बड़ी ताकत जो है दुष्यंत चौटाला जी की, वो युवा है। और हमारी बहनें हैं, मातृशक्ति है, क्योंकि नैना सिंह चौटाला जी ने हरी चुंदरी चौपाल के माध्यम से लाखों महिलाओं को उनके हक दिलाने के लिए उनको एजुकेट करने का काम किया। जैसे चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि मैं गांव के चूल्हे तक सरकार की जो ना उसको पहुँचाऊँगा, लोगों को हिस्सेदार बनाऊँगा। उन्होंने महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदार बनाने के लिए लाखों महिलाओं को एजुकेट करने का काम किया। किसी पार्टी के पास ये महिलाओं की शक्ति इस तरीके से नहीं जितनी हमारे पास है। महिला और युवा इकट्ठे होकर के दोनों जहाँ लग जाते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, उसको कोई हरा नहीं सकता। हमें पूर्ण विश्वास है कि दुष्यंत की जो नीतियाँ हैं, ठंडा स्वभाव है और बहुत बढ़िया बोलते हैं। कितनी उम्र कम है खट्टर साहब से उनकी, लेकिन खट्टर साहब आपे से बाहर होकर के बात करते हैं। मोदी जी आपे से बाहर होकर के बात करते हैं। भाजपा का सांसद कहता है कि फौजी तो होता ही मरने के लिए है। उन फौजियों का जो अपनी प्राणों की आहुति देते हैं देश के लिए, अपमान करती है ये पार्टी। उनसे दुष्यंत जी लाख दर्जे अच्छे हैं। सभी बरादरी के लोग उनको मदद करते हैं। आपका काफ़ी लंबा तजर्बा रहा है राजनीति का, आपने इनेलो पार्टी भी अच्छी तरह देखी है। अब आप नई पार्टी जजपा के साथ हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके। मुख्य तौर पर दोनों पार्टियां जो हैं एक ही वंश की जो है पीढ़ी उन्हें चला रही है। मुख्य तौर पर विचारधारा में कहाँ फ़र्क है दोनों पार्टियों में? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2 वारस थे चौधरी देवीलाल के। अभय चौटाला जी उनके पोते हैं और दिग्विजय चौटाला जो लड़ रहे थे चुनाव, पड़पोते हैं।
एक को 3454 वोट आता है, जिनको ये कहा जाता था बच्चों की पार्टी है, जेजेपी जमानत जब्त पार्टी ये कहा जाता था, और एक तरफ पड़पोतर को 38,000 के करीब वोट आता है। तो लोगों ने ये मोहर लगा दी कि चौधरी देवीलाल की सही विरासत का मालिक दुष्यंत चौटाला है। ये मेरे कहने की बात नहीं, जनमत है, रेफरेंडम है, सबके सामने है। तो कहीं इंडियन नेशनल लोकदल कहीं भी खड़ा नहीं होता। आज मुकाबले के अंदर देखें, और ये भी हालात हैं कि 90% से ज़्यादा, 90% ज़्यादा इनेलो के लोग आज जेजेपी में आ चुके हैं। तो मैं तो मान के चलता हूँ कहीं सीट तो क्या जीतनी है हरियाणा में, मेरा ख्याल जमानत भी शायद वो इंडियन नेशनल लोकदल के लोग अपने किसी कैंडिडेट की ना बचा पाएँ। तो जब वो पार्टी कन्वर्ट होगी सारी दुष्यंत के नेतृत्व में, तो कहीं मैं नहीं मानता कंपटीशन में होगी। और लोगों ने मोहर लगा दी कि सही वारसी। आपकी असल लड़ाई किससे है? लड़ाई है वास्तविकता से, लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। जो अनर्गल बात करते हैं, जो लोगों से प्रॉमिस करके वायदे करके उन पे खरे नहीं उतरते, उस सिस्टम से लड़ाई है। हम चाहते हैं कि चौधरी देवीलाल ने कभी कहा था कि राइट टू रिकॉल ये कानून बनना चाहिए, और जनमत हो, और मेंबर पंचायत से लेकर के मेंबर लोकसभा तक का व्यक्ति, उसको अगर वो हमारी बातों पे खरा नहीं उतरता, जो उसने लोगों से वायदे किए उनमें पूरा नहीं करता, तो उसको राइट टू रिकॉल के जरिए वापस बुलाना चाहिए, हटा देना चाहिए। हम तो ये कहते हैं वो कानून लागू हो। अगर उस कानून, लोगों के साथ कब तक खिलवाड़ होगा? ये जिस तरीके से ये 15 लाख की बात कह दी, बच्चों को कह दिया, युवाओं को कि आपको 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे, जब बच्चों ने एजिटेशन किया कि पकौड़े तड़ो और बेचो, इससे भद्दा मजाक भी प्रधानमंत्री किससे कर सकता है? तो मैं ये कहूँगा ये सारी चीज़ें ब्लैक मेलिंग की बंद होनी चाहिए। हम तो कहते हैं वास्तविक रूप में जो बात आज हमने कही है वो रिकॉर्डेड हो, और वो बात बढ़िए की बई की तरह 5 वर्षों के बाद लोगों के सामने रख के फिर अगली बात करें। और चुनाव आयोग को भी ये करना चाहिए कि जो पार्टियां अनर्गल बात करती उनको बैन करना चाहिए, उस पार्टी का सिंबल सीज कर देना चाहिए कि इस तरीके के मजाक लोगों के सामने रखते हैं। देश हमारा 125 करोड़ की आबादी का देश, इतना बड़ा लोकतंत्र है जहां ऐसे लोग देश के अंदर हैं जो पूरी तरह से जनता को ब्लैकमेल करते हैं। इस व्यवस्था के खिलाफ है हम। प्रदेश में आरक्षण को लेकर बहुत आंदोलन हुए, हिंसा भी हुई, प्रदेश के लोगों ने बहुत कुछ इसके बारे में सहा। जजपा का आरक्षण पर क्या स्टैंड है? देखिए, हमने पहले दिन से ये कहा और आज भी कहते हैं, आगे भी ये कहेंगे कि आरक्षण तो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पे होना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण गरीब है उसको आरक्षण क्यों नहीं? अगर कोई बढ़िया गरीब है, पंजाबी गरीब है, उसको आरक्षण क्यों नहीं? अगर कोई गरीब है, आज अगर कोई गरीब आदमी, दलित वर्ग का आदमी अरबों में खेलता है, उसको किस बात का आरक्षण? तो आरक्षण जाट का सवाल नहीं है, इसमें सभी जातियों के लिए आरक्षण, जाट हो तो जाट को आरक्षण मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए। अगर कमज़ोर है उसको आरक्षित करो। अगर आप सीटें जीतते हैं हरियाणा में, तो अगर ज़रूरत आन पड़ी तो आप कौन सी पार्टी को, कौन से दल को सपोर्ट करेंगे? लाइक माइंडेड, जो हमारी विचार कौन होंगे? मैंने कहा कि हमारी विचारधारा के लोग इंडिपेंडेंट भी चुन करके आ सकते हैं, किसी पार्टी के भी हो सकते हैं। इसमें कोई किसी का समर्थन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में हम किसको मदद करेंगे ये तो जब परिणाम आ जाएंगे, सामने तस्वीर आ जाएगी, तब पता चलेगा। हम कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ हैं। आपके सामने कई बार ये बात हमारे दुष्यंत जी ने भी रखी है। तो मैं ये कहूँगा कि हम उनको मदद करेंगे जो हमारी विचारधारा के लोग हैं। जैसे मैंने विचारधारा हमारी पार्टी की आपके सामने। केंद्र में तो दो ही पार्टियां मुख्य तौर पर लड़ेंगी, या यूपीए या एनडीए। तो कहीं कोई ऐसा कुछ, या कोई बीच का रास्ता? देखिए, केंद्र के अंदर यूपीए भी है, एनडीए भी है और थर्ड फ्रंट भी है, महागठबंधन भी है, वो लोग भी हैं। उनमें जो देश के लिए अच्छा कर सकता है वो लगता है हमें, हम उसको सपोर्ट करेंगे। बंधे हुए नहीं हैं। हमारे लोग जो चुन करके आएंगे वो अरविंद जी और दुष्यंत जी डिसीजन लेंगे कि किसको सपोर्ट करना है, लेकिन करेंगे उसको जो हमारी विचारधारा का है। चलिए, आखिरी में ये बताइए कि आप प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब इलेक्शन जो बिल्कुल सिर पर है, क्या आपकी ओर से मैसेज
जनता के लिए, वोटरों के लिए खासतौर पर? मैं प्रदेश की जनता को और देश की जनता को भी कहना चाहूँगा एक वोटर के नाते कि हम उस व्यक्ति को वोट डालने का काम करें जिसका पास्ट कम से कम 5 वर्ष का हम एग्जामिन करें कि इस व्यक्ति ने अपनी बात जो कही थी उस पर खरा उतरा है। मैं नहीं कहता दुष्यंत को वोट डालें, मैं ये कहता हूं कि जो अपनी बात पे खरा उतरा है, अनर्गल बात नहीं करता, देश हित में बात करता है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी की बात करता है, विकास की बात करता है, जुमलेबाजों को नहीं, उस व्यक्ति विशेष को देख करके उसकी विचारधारा को मतदान करें। ये थे निशान सिंह, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी सारी जो है बातें हमारे सामने रखी, पार्टी की विचारधारा की बात रखी, वोटरों से अपनी अपील भी की। अब जीत का दावा निशान सिंह जी की ओर से किया गया है, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि बातें जो है जीत में कितना परिवर्तित होती हैं। नमस्कार।